हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हम लोगों का टेस्ट नंबर 2 है, संस्कृति आई इसका टेस्ट नंबर 2 है। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा टेस्ट है। तो डेली हम लोग एक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा लगभग 10-15 दिन में इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। तो बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट है, तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4052 रचनाओं का संग्रह नलैया दिव्य प्रबंधन निम्नलिखित में से किन भक्ति संतों से संबंधित है। तो इसे पूछ रहा है, दिया गया ग्रंथ दिया गया है नलैया दिव्य प्रबंधम। तो इसमें विकल्प दिया गया है अलवार, नैनार, भागवत, पाशुपत। तो देखिए इसमें से हमारा कौन सही हो जाएगा। तो ये जो है ये दक्षिण भारत का ग्रंथ है, तो ये अलवार संतों से संबंधित है। अलवार कौन थे? अलवार थे जो से विष्णु के उपासक थे, और इनमें कितने संत थे? 12 संत थे, अलवार संत थे। और इसकी रचना की गई है 10वीं शताब्दी में। इसमें क्या है? इसमें जैसे भजन और कविताएं हैं। भजन कविताएं, और इसको तमिल वेद भी कहा जाता है। तमिल वेद की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसमें क्या था कि जैसे नैनार संत भी थे दक्षिण भारत में, तो इन दोनों की क्या विशेषता थी कि इन दोनों की ऐसी विशेषता थी कि इसमें जैसे स्त्रियां भी रह सकती थी इन लोगों के साथ। जैसे कि अंडाल नामक एक संत थी, महिला संत थी, जो कि अलवार थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर महिलाओं का भी प्रवेश वर्जित नहीं था, महिला भी जा सकती थी। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। दिया गया है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, अच्युतदेवराय। बताइए इसमें देखिए हमारा कौन सही होगा। तो इसमें देखा जाए ना, जो विजयनगर में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया गया था ना, वो बनवाया गया था देवराय प्रथम के द्वारा। और देवराय प्रथम का शासन कब से कब तक था? ये था 1406 से 1422 तक। ये संगम राजवंश से संबंधित है, संगम राजवंश से। और ये हरिहर द्वितीय के बाद बने थे, हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद शासक बने थे। तो और इनके द्वारा जो है तुंगभद्रा नदी के अलावा हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया गया था, हरिद्रा नदी पर भी बांध। और इन्हीं के समय में बहमनी सुल्तान जो फिरोज शाह के साथ ही संगम राजवंश का और बहमनी राजवंश का युद्ध चल रहा था। तो फिरोज शाह के द्वारा जो बहमनी थे, बहमनी सुल्तान फिरोज शाह द्वारा पराजित होते हैं ये। लेकिन उसके बाद इनके द्वारा देवराय प्रथम के द्वारा फिर फिरोज शाह को पराजित किया जाता है। तो और देवराय प्रथम के द्वारा क्या किया? देवराय प्रथम में इनकी सेना में अत्यधिक मुस्लिम थे, इन्होंने अत्यधिक मुस्लिमों की भर्ती किया था। तो अत्यधिक मुस्लिम तो हो जाएगा। तुम्हारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दिया गया है कि चित्रकारी में नए विषयों का समावेश। ये तो था, ये मुगल चित्रकला की विशेषता थी कि चित्रकारी में नए विषयों का समावेश। और दूसरा दिया गया है कि नए प्रकार के रंगों का प्रयोग, ये भी विशेषता थी। और तीसरा दिया गया चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित, ये भी हमारा सही है। तो चौथा दिया गया कि धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन, ये नहीं हमारा, ये तो भारतीय शैली की विशेषता है। इनमें जो आकृतियाँ बनाई गई ना, वो जैसे
दरबारी चित्रकार और शासकों के चित्र बनाए गए थे, प्रकृति के चित्र बनाए गए थे, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। ये था। तो इस तरह से हमारा विकल्प क्या है, गलत बताना था हमको, तो हमारा डी सही हो जाएगा। अगला दिए गए अकबरकालीन निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया गया है कि जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर की समाप्ति कब किया गया था? ये किया गया था सन 1564 ईस्वी में। और इसको दोबारा भी लगा दिया गया था। दोबारा कब लगाया गया था? अकबर के द्वारा ही दोबारा लगाया गया 1575 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। तौहीद-ए-इलाही की घोषणा की गई थी 1582 ईस्वी में। असीरगढ़ की विजय की गई थी 1601 में। और एक काम इनके द्वारा और किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना की कब किया गया था इनके द्वारा? ये किया गया था 1575 में। इस तरह से हमारा क्या बनेगा? इस तरह से हमारा बन जाएगा 1 2 3 4। तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं हम लोग। बंगाल के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद करवाया? ठीक है, सिकंदर शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह, नुसरत शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा। तो इसमें से देखा जाए ना, तो जो रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया गया था वो नुसरत शाह के द्वारा कराया गया। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? कृतनिवास के द्वारा किया गया था। कृतनिवास के द्वारा रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया था। और भागवत गीता का भी किया गया था तो मालाधार बसु के द्वारा भागवत का अनुवाद किया गया था। तो विकल्प हमारा। और नुसरत शाह के द्वारा क्या किया था? नुसरत शाह का युद्ध हुआ था बाबर के साथ हुआ था। और युद्ध कौन सा था? एक खानवा का युद्ध था, जिसमें क्या था कि बाबर का अफगानों के मध्य जो हुआ था खानवा का युद्ध, उसी में नुसरत शाह भी शामिल थे। इसमें नुसरत शाह जो थे ये पराजित हुए थे। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी ग्रंथ मकतूबात निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? दिए गए सूफी संतों के व्याख्यान, सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगी एवं अनुयायियों को लिखे गए पत्र, सूफी संतों की जीवनी, सूफी संतों द्वारा रचित काव्य। तो इसमें तुम्हारा क्या सही है? तो इसमें देखा जाए जो मकतूबात है ना, मकतूबात है ये सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगी एवं अनुयायियों को लिखे गए पत्र हैं। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। और सूफी संतों की जीवनी जो लिखी गई थी उस किसमें संकलन है? इसका संकलन है तज़किरा में इसका संकलन किया गया। तुम्हारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग। अष्टनायिका निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली की विशेषता है? दिया गया है अष्टनायिका के बारे में पूछ रहा है। दिया गया है दक्कनी चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली, मुगल कालीन चित्रकला शैली, पहाड़ी चित्रकला शैली। तो इसमें से हमारा क्या सही है? तो इसमें देखा जाए तो अष्टनायिका जो है ना, ये पहाड़ी चित्रकला की हमारी विशेषता है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी हलेबीड में स्थित होयलेश्वर मंदिर की विशेषता है? दिया गया है द्रविड़ शैली में निर्मित, भगवान शिव को समर्पित, होयसल राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त। तो ये कूट दिए गए हैं, कूट की सहायता से आप बताना है कि इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें कौन सही होगा। इसमें देखा जाए तो हलेबीड में स्थित होयलेश्वर मंदिर ना, ये द्रविड़ शैली में नहीं बना है, ये बना है बेसर शैली में। तुम्हारा पहला कथन गलत हो जाएगा, ये बेसर शैली में बना है।
पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है कि भगवान शिव को समर्पित है, हमारा सही हो जाएगा, भगवान शिव को समर्पित है। और तीसरा दिया गया होयसल राजवंश द्वारा संरक्षण पाते, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और होयसल नरेश कौन थे जिनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? ये थे नरेश विष्णुवर्धन। नरेश विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1150 ईस्वी में। तुम्हारा 2 और 3 सही है, तुम्हारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत को यौगिक प्राणायाम में पारंगत होने के कारण सिद्ध पुरुष कहकर संबोधित किया जाता था? दिया गया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? तो जिनको सिद्ध पुरुष कहा जाता था उसमें देखा जाए तो निजामुद्दीन औलिया कहा जाता था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ तो बताऊँ मैं 1238 ईस्वी में। और ये बाबा फरीद के शिष्य थे, बाबा फरीद के और शिष्य थे। ये सूफी संत थे और इनके जो शिष्य थे, इनके दो शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन थे शिष्य इनके? एक थे अमीर खुसरो और दूसरे कौन थे? एक थे शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। तो इस तरह जो हमारा विकल्प है, विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया गया है, एक तरफ दिया गया मंदिर, एक तरफ दिया गया राजवंश जिनके द्वारा निर्माण कराया गया था। तो इसमें देखना कि कौन कौन से इसमें जो कथन दिए गए हैं हमारे सुमेलित हैं। तो इसमें देखा जाए मोढेरा सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर है, ये सोलंकी वंश के द्वारा निर्माण किया गया था। सोलंकी वंश में जो थे भीमदेव प्रथम के द्वारा, भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 1026 ईस्वी में। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम मंदिर है जो, ये पल्लव वंश के द्वारा निर्माण कराया गया था। कौन कराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर कराया गया था चंदेल राजवंश के द्वारा। इसके जो निर्माता थे वो थे यशोवर्मन के द्वारा कराया गया था। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर जो कराया गया था ये चोल के द्वारा नहीं कराया गया था, ये कराया गया था चालुक्यों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा कराया गया था। और इसका निर्माण कराया गया था ये जो एक शासक थे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी के द्वारा। उनकी पत्नी का क्या नाम था? लोक महादेवी, लोका महादेवी के द्वारा कराया गया था। विकल्प हमारा 4 से मिलता नहीं है, तुम्हारा 1 2 3 सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा राजस्व की वसूली के लिए करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? किसको था? दिए गए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइए इसमें से। इसमें जो है करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी अकबर के द्वारा। और इसके किसके द्वारा किया गया था? मतलब अकबर के द्वारा तो लागू किया गया था, ये किया गया था टोडरमल के द्वारा। ये वित्त मंत्री थे अकबर के। तो हमारा कौन सही हो? हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी? ठीक है, मराठी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल। तो इसमें देखा जाए ना, जो बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी तो ये मराठी। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन नामक, इनके द्वारा किया गया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया कि बीजापुर के निम्नलिखित में से किस शासक को गरीबों की भलाई करने के कारण अबला बाबा की उपाधि दी गई थी? दिया गया अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय,
मोहम्मद आदिल शाह। तो देखिए इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो ना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा कहा जाता है। ये क्या थे, ये बीजापुर के शासक थे। बीजापुर के शासक थे और इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1580 से 1626 तक। और इनको भारतीय संगीत का विशेषज्ञ कहा जाता है। भारतीय संगीत का विशेषज्ञ। और इनके द्वारा एक किताब की रचना की गई थी। किताब कौन सी थी, ये थी किताब ए नौरस। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12मासा निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है। विकल्प ये है कोटा चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखा जाए ना तो ये 12मासा जो है ये है बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। तुम्हारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए निम्नलिखित में से कौन से अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में शामिल थे। दिए गया है सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह को समर्थन, विवाह योग आयु में वृद्धि, शराब की बिक्री पर अंकुश। तो देखिए इसमें सारा अकबर के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए थे तो कौन कौन से थे। तो अकबर के द्वारा जो किया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, हमारा सही हो जाएगा। विधवा विवाह को समर्थन दिया गया था। जो विवाह योग्य जो आयु में जो थे वृद्धि की गई थी, ये हमारा सही हो जाएगा। और लड़कों की आयु कर दी गई थी 16 वर्ष और लड़की की आयु थी 14 वर्ष कर दी गई थी। और शराब बिक्री पर अंकुश लगा दिया गया था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। सती प्रथा पर इनके द्वारा कब किया गया था, 1582 में किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। तो इस तरह हमारा चारों सही है, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं हम लोग। दिए गया है उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दिए गया है इसमें मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर द्वारपालों की प्रतिमाएं हैं। तो ये देखा जाए तो ना ये नहीं है, यही विशेषता हमारी नहीं। ये दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली विशेषता है। द्वारपालों की प्रतिमा जो लगाई जाती है। बाकी संपूर्ण मंदिर एक विशाल वेदी पर स्थित है, ये भी हमारी विशेषता है उत्तर भारत की। मंदिर का गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर पर निर्मित, ये भी हमारा हो जाएगा। मंदिर के मंडपों में फमसाना डिजाइन का प्रयोग, ये भी हमारा हो जाएगा। तो तुम्हारा गलत बताना है ना, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग। राजवंश दिया गया और उसके संस्थापक दिए गए हैं। दिया गया है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक जो थे अमोघवर्ष नहीं थे, ये थे दंतीदुर्ग। और इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी इन्होंने बनाया था मानखेत को, तो ये हमारा नहीं सुमेल थे। प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, प्रतिहार के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। और इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, इसके वास्तविक संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और पाल वंश, ये भी नहीं हमारा सुमेल थे। पाल वंश जो संस्थापक थे गोपाल थे। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। गाढ़वाल के संस्थापक थे चंद्रदेव। तो इस तुम्हारा तीन और 4 सम्मिलित है, 2 गलत है, तुम्हारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गए अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें से चित्तौड़ दिया गया है, रणथंभौर दिया गया है, गुजरात, देवगिरी। तो इसमें से देखा जाए गुजरात पर जो आक्रमण किया गया था कब किया गया था, ये किया गया था 1297 में। पहला आक्रमण वहीं किया गया था। और दूसरा आक्रमण किया गया था कहाँ, ये किया गया था रणथंभौर में।
1301 में। उसके बाद चित्तौड़ पर 1303 में। देवगिरी में सबसे लास्ट में किया गया था तो 1305 में। और जब गुजरात पर आक्रमण किया गया था ना तो वहाँ किसका शासन था? उसमें वहाँ शासन था बघेल राजा कर्ण का शासन था। और चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? ये थे रतन सिंह का। ये हो जाएगा। और ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब यहाँ पर आक्रमण किया गया इनके सेनापति मलिक काफूर के द्वारा, तो यहाँ शासन था रामचंद्र का। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या बनेगा? 3 2 1 4 बनेगा। तो विकल्प हमारा बी सही है, 3 2 1 4। अगला प्रश्न देखते हम लोग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बकाया करों की वसूली के उद्देश्य से दीवान मुस्त खराज नामक विभाग का गठन किया? दिया गया है नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए इसमें किसके द्वारा किया गया था मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना? ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक स्थापत्य कला में भी इनके द्वारा सहयोग किया गया था। इनके द्वारा बनाया गया था अलाई दरवाज़ा। और सीरी का किला, हजार खंबा महल भी बनवाया गया था। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दिया गया है सिक्कों पर कलमा लेखन का निषेध किया गया था, ये भी किया गया था। नवरोज का निषेध, ये भी किया गया था। सभी सूबों में मुहतसिबों की नियुक्ति, ये भी किया गया था। दरबार में संगीत पर प्रतिबंध, ये भी इनके द्वारा लगाया गया था। हमारा चारों जो कार्य किया गया था औरंगजेब के द्वारा किया गया था, हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। और औरंगजेब के द्वारा जो है तीर्थ कर भी लगाया गया था, तीर्थ कर जो है पुनः लगाया गया था। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसवां है, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ में कोलन, कन्नगी तथा माधवी की कथा का उल्लेख है? तो इसमें दिया गया तोल्काप्पियम, जीवो चिंतामणि, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखा जाए ना तो कोलन, कन्नगी और माधवी जो कहानी है ना शिल्पाधिकारम में की गई थी। और इसके जो रचयिता हैं इलंगो अडिगल हैं, इलंगो अडिगल हैं। और मणिमेखलय भी ग्रंथ है। तो इसके रचयिता कौन है? इसके हैं सीलवय सत्यनार हैं, हो जाएगा। तो इस तरह हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हम लोग। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? दिया गया है कर संग्रहण का कार्य संग्रहित्री नामक अधिकारी करता था। आकस्मिक हमलों हेतु राजा स्थायी सेना रखते थे। स्थानीय विवादों का निपटारा राजा द्वारा किया जाता था। तो इसमें हमारा क्या सही है? इसमें बताने में कौन सा सही नहीं है, क्या नहीं सही है? तो इसमें तो पहला कथन जो देखा जाए कर संग्रहण का कार्य संग्रहित नामक अधिकारी करता था, हमारा सही हो जाएगा। आकस्मिक हमले हो तो राजा स्थायी सेना नहीं रखते थे। ये कबीले होते थे ना, वहाँ से सेना को इकट्ठा किया जाता था। तो हमारा दूसरा कथन गलत है। स्थानीय विवादों का निपटारा राजा द्वारा नहीं किया जाता था, एक ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? ग्राम सभाओं के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? सी। 2 और 3 हमें गलत बताना, तो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग। दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। दिए गए सारनाथ जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल है। और कारण दिया गया है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में हुआ था। तो देखिए इसमें क्या हमारा सही है? तो इसमें देखा जाए ना तो सारनाथ जैन समुदाय के लिए पूजनीय है, हमारा सही है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में हुआ था, तो ये भी हमारा सही है। और कौन थे 11वें तीर्थंकर जैन धर्म के? ये थे श्रेयांसनाथ। तो
कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या करें तो हमारा क्या सही हो जाएगा, हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। और सारनाथ में बता दें कि सारनाथ जो है ना ये बौद्ध धर्म के लिए भी पूजनीय स्थल है। तो इस तरह से हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला विकल्प प्रश्न देखते हम लोग, दिए गया है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया। दिए गया है सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए ना जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है किया गया है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के द्वारा के नाम से किया गया है। कब किया गया था ये 1776 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ये हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी, सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट, ये लिखी गई थी मैक्स मूलर के द्वारा। और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये लिखा गया था पांडुरंग वामन काड़े के द्वारा लिखा गया था। और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया है आर.सी. मजूमदार के द्वारा। तो हमें बताना था मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, सूची को सूची से मिलाना है। दिया गया है दर्शन दिया गया है और उनके प्रणेता। तो न्याय के प्रणेता कौन थे, गौतम थे। सांख्य के प्रणेता जो थे कपिल थे। मीमांसक थे कणाद। और वैशेषिक के थे, ये हो जाएगा एक मिनट गलत, मीमांसक जो थे जैमिनी थे और वैशेषिक के कणाद थे। तो इस हमारा सही हो जाएगा 2, 1, 3, 4 किसमें हमारा, तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गुप्त काल से संबंधित हैं। देखिए भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि, दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक्कृत, अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि, नगर प्रशासन में व्यावसायिक संगठनों की भागीदारी। तो इसमें से हमारा जो है कौन सी विशेषता है, तो इसमें देखा जाए भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई थी, पहला सही हो जाएगा हमारा। दीवानी फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक्कृत किए गए थे, ये तो हमारा सही हो जाएगा दूसरा। और अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि नहीं, अधिकारी वर्ग की संख्या में तो कमी आई थी ना, ये वृद्धि हुई थी मौर्य काल में। चौथा दिया है नगर प्रशासन में व्यवसायिक संगठन की भागीदारी, हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा 1, 2, 4 सही है, तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। दिए गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक आचरण। तो इसमें देखिए, इसमें देखा जाए ना तो हमारा जो सम्यक संकल्प है ये शामिल नहीं है जैन धर्म के त्रिरत्न में। सम्यक ये शामिल किस में है, जो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित है ये, तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, ठीक है त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दिए गया है विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। तो विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन नहीं है, ये है बुद्ध की शिक्षाओं को जो वर्णन दिया गया है वो सुत्त पिटक में। पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। अभिधम पिटक में दार्शनिक विषयों को शामिल किया गया, हमारा सही हो जाएगा। सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और श्रावकों के लिए नियम बनाए गए, जो नियम बनाए गए हैं विनय पिटक में, ये हमारा विनय पिटक में हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा हमारा, केवल तो सही है हमारा, 2 हमारा सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जिसने मौर्य काल में भारत की यात्रा की थी। दीगा डाइमेकस, मेगास्थनीस, डायोनिसियस, एथनियस। तो जो एंटियोकस का राजदूत था सीरिया का जो था डाइमेकस, ये किसके दरबार में आया था, ये आया था बिंदुसार के दरबार में। अब मेगास्थनीस कब आया था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
ये चंद्रगुप्त। डायोनिसियस कब आया था? ये डायोनिसियस आया था अशोक के दरबार में। ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो इसमें दिए गए महेंद्र वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजराज प्रथम। इसमें देखा जाए तो नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कोंड की उपाधि दी गई थी, और किस लिए दी गई थी कि इन्होंने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, जो वातापी के चालुक्य थे। वातापी के चालुक्य कहाँ थे? ये कर्नाटक के जो बादामी था, वहाँ इनका शासन था। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे, तो वहीं से इनको वातापी कोंड की उपाधि मिली थी। तो हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिए प्राचीन स्थल दिए गए हैं, उनकी विशेषता दी गई है। बागोर में क्या मिला था? बागोर में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। गुंगेरिया में सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त होती है। तो हमारा ये 2 हो जाएगा। मेहरगढ़ से क्या मिलता है? मेहरगढ़ से कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। और गिलुन से क्या मिलता है? गिलुन से मिलता है पकीटों का प्रयोग मिलता है। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। 4 2 3 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। ऋग्वैदिक काल में ब्राजपति शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? दिया है ग्राम का प्रधान, कबीले का प्रधान, चारागाह का प्रधान, सेना का प्रधान। तो इसमें देखा जाए जो ब्राजपति है ना, वो चारागाह का प्रधान होता था। सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? दिए गए हैं किरातार्जुनीयम, रत्नावली, कादम्बरी, प्रियदर्शिका। तो इसमें देखा जाए तो रत्नावली की रचना, प्रियदर्शिका की रचना, और एक और है नागानंद की रचना जो है ना, ये हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। कादम्बरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? की गई थी बाणभट्ट के द्वारा। किरातार्जुनीयम की रचना की थी भारवी के द्वारा। तो इस तरह 2 और 4 हमारा सही, तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। निम्नलिखित मध्य एशियाई राजवंशों को भारत पर आक्रमण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दिए गए पहलव, हिंद यूनानी, शक, कुषाण। तो इसमें कौन से पहले आए थे, इसमें हमको बताना है। इसमें देखा तो पहले हिंद यूनानी आए थे, दूसरे पे आए थे शक, तीसरे नंबर पर आए थे पहलव, चौथे नंबर पर आए थे कुषाण। और क्या बन रहा? हमारा बन रहा है 2 3 1 4। तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु है? तो इसमें देखा जाए तो मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु है, ये है मिलिंद और वैदभिक्षु नागसेन के प्रश्नोत्तर हैं। मिलिंद कौन थे? ये मिलिंद थे, ये मिनांडर थे, हिंद यूनानी शासक। ये किया गया था। और जो है मिनांडर के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, और नागसेन जो थे बौद्ध भिक्षु थे, इनके द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है, और उसी से प्रभावित होकर मिनांडर जो था वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो इसी में जो है मिलिंद पन्नो जो है उसी की विषय वस्तु है। तो इस तरह हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग। दिए गया है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? इसमें दिए गए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो बताइए। तो इसमें देखा जाए तो जो विशाल स्नानागार मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से ही एक और मिला है ये मिला है अन्नागार था, अन्नागार भी मिला है। तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गए कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिए गया कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी,
नियोग और विधवा विवाह का अस्तित्व था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन जो दिया गया, आर्यों का जो है प्रमुख विषय कृषि था। कृषि नहीं था, पशुचारण था। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। राजा के पास कोई निम्न सेना नहीं थी, यही हमारा सही हो जाएगा। और नियोग और विधवा विवाह का अस्तित्व था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें और भी कुछ दिया कुछ था, जैसे इसमें बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। और स्त्रियां जो थीं यज्ञ में भाग ले सकती थीं, स्त्रियों के लिए यज्ञ में भाग लेना यज्ञ में अनुमति थी। तो इस समय क्या सही हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मौर्योत्तरकालीन निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित था? तो इसमें दिए गए हैं मुजरिस, पुहार, अर्कामेडू, ताम्रलिप्ति। तो इसमें देखा जाए ना तो हमारा जो मुजरिस है ये पश्चिमी जो तट पर स्थित था। इसके अलावा और भी थे, जैसे भड़ौस था, सोपारा था, ये था। बाकी पुहार, अर्कामेडू, ताम्रलिप्ति, एक और था कावेरीपट्टनम, ये पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस तरह हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास में अग्रहार पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता था? दिया गया है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, तो ये हमारा हो जाएगा। जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी भूमि को, उसी को अग्रहार कहा गया है। तो इस तरह विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, कथन और कारण दिया गया। तो दिया गया है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के नगरों से कांसे के औजार बहुतायत में मिले हैं। और कारण दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा और टिन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। तो इसमें देखिए कौन सा सही है। इसमें देखा जाए तो हड़प्पा के नगरों में कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो वहाँ पर ना तांबा मिलता था ना टिन मिलता था। टिन संभवतः कहाँ से आता था? टिन आता था अफगानिस्तान से आता था, और तांबा आता था राजस्थान से आता था। तो जब तांबा टिन है ही नहीं तो कांसा कहाँ से बनेगा? तो बहुत कम मिलता है। तुम्हारा जो कथन दिया गया ना वो गलत हो जाएगा। और कारण जो दिए गए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा और टिन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे, हमारा सही हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ये गलत है परंतु ये सही है। तो अगला प्रश्न देखेंगे लोग, दिया गया है निम्नलिखित में से कार्य 18वीं सदी के राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह के संबंध में सही है। तो जो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जो कार्य किए गए थे उसके बारे में बताना कि इनमें से इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो देखा जाए तो अजमेर शहर की स्थापना तो ये नहीं किया गया था ना, ये किया गया था अजय राज के द्वारा। तुम्हारा पहले कथन गलत हो जाए। खगोल वेधशालाओं का निर्माण ये किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में किया गया था। और बालिकाओं के विवाह की आयु में वृद्धि ये इनके द्वारा नहीं किया गया था, ये किया था अकबर के द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा क्या किया गया था कि मतलब इनके द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे, ताकि जैसे उसमें क्या होता था कि जैसे बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी क्योंकि उसमें बालिकाओं के विवाह में खर्च बहुत ज़्यादा लगता था। तो उन्हें खर्चों को कम करने के लिए नियम बनाए गए थे, इनकी आय में वृद्धि नहीं किया गया था। तो हमारा जो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। और चौथा दिया गया है यूक्लिड की कृतियों का संस्कृत में अनुवाद किया गया था, ये हमारा सही हो जाएगा। तुम्हारा 2 और 4 सही है तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो क्या नहीं सुमिलित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसकी जो संधि हुई थी ना, इस साल बाद संधि हुई थी। ये युद्ध कब से कब हुआ था? ये हुआ था 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बसेन की संधि हुई थी इसमें, ये कब हुआ था? 1803 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था? जो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था तो ये मंगलोर नहीं हुआ था, ये हुआ था मद्रास की संधि, मद्रास की संधि हुई थी।
और कब हुआ था ये? 1767 से 1769 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसकी जो संधि हुई थी एक्सला सैपल की हुई थी, और कब हुआ था ये? 1746 में, 1746 से 48 तक। तुम्हारा सी नहीं सुमेलित है, तुम्हारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई? दिया गया है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा जो कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो इसमें देखा जाए ना तो दो है हमारे। एक 1833 में भी किया गया था, 1813 में किया गया था। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया तब तो 1833 हो जाता है। लेकिन सिर्फ एकाधिकार समाप्त कर, क्योंकि ब्रिटिश नागरिकों को भारत में जो व्यापार करने की छूट दी गई थी ना, ये 1813 में ही दे दी गई थी। लेकिन और चीन और चाय का व्यापार था जो है वो 1813 में कंपनी का जारी रहा, वो 1833 में जाके ख़त्म किया गया। तो इस तरह हमारा जो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी ना, वो दिया गया था 1813 में दिया गया था। इस तरह हमारा विकल्प 20 हो जाए। अगला प्रश्न देखते हम लोग, इसमें क्या दिया गया है? डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति के अंतर्गत अधिगृहित किए गए निम्नलिखित राज्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या झांसी, सतारा, संबलपुर, नागपुर। तो इसमें से देखिए झांसी विलय कब किया गया था? झांसी विलय किया गया था 1853 में। सतारा का सबसे पहले किया गया था 1848 में। संबलपुर एक और संबलपुर और जैतपुर का 1849 में किया गया था। नागपुर का किया गया था 1854 में। तो इस तरह हम मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बन रहा है पहली जगह पर आ जाएगा 1 नंबर, यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2 नंबर जाएगा, 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर पर आ जाएगा। तो हमारा क्या बन रहा है? हमारा विकल्प बी बन रहा है ना, 2 3 1 4। अगला प्रश्न देखें हम लोग, दी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दिए गए कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए, ये तुम्हारा सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के समक्ष साझी राजनीतिक मांगे रखी, भी हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा है अधिवेशन को सफल बनाने में होम रूल लीग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांतों को अस्वीकार नहीं किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो हमारा ये गलत है, तो गलत ही हमको बताना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो गया? तो इसमें देखिए, इसमें दिए गए कांग्रेस का वाराणसी अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन इसी में होता है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही 1907 में हुआ था, इसी में हुआ था। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ शुरू की गई? तो इसमें दिए गए अहमदाबाद, बम्बई, सूरत, नागपुर। जो पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी वो की थी बम्बई में। कब की गई थी? 1853। किसके द्वारा की गई थी? ये थे कावसजी नानाभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तुम्हारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दी गए निम्नलिखित कथनों पर विचार की। दी गए कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। और दूसरा दिए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और तीसरा दिए गए वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता नेल्ली सेन गुप्ता ने की थी। तो इसमें बताइए हमारा कौन सही हो जाएगा? इसमें देखा जाए हमारा पहला कथन था, जो इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन संबोधित किया था ना, स्नातक थी, वो कादम्बिनी गांगुली थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, ये थी एनी बेसेंट। अगर पूछता पहली भारतीय महिला तब हो जाता सरोजिनी नायडू। तो इस तरह हमारा दूसरा कथन गलत है। वर्ष 1936 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तुम्हारा कौन सही हो जाएगा? फिर हमारा केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था?
दिए गए हैं यमी अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खान, नवाब सैयद मोहम्मद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बताइए। तो इसमें देखा जाए तो लाल कुर्ते आंदोलन जो था ये किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस रियासत को विलय पत्र के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया है? दिए गए हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो इसमें देखा जाए ना, जो विलय पत्र के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया था वो था जम्मू कश्मीर को। तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया इसका नेतृत्व जो है कि खिलाफत आंदोलन का इसका नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया गया था, हमारा सही हो जाएगा। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया, हमारा सही हो जाएगा। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि की, ये भी हमारा सही हो जाएगा। 24 नवंबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो 24 नवंबर 1919 को नहीं बनाया गया था, ये मनाया गया था 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 1919 को। तुम्हारा चौथा गलत हो जाएगा, तुम्हारा 1 2 3 सही है, तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, दिए गया है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? दिए गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस नारायण, और दिए गया है मद्रास महाजन सभा, बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, MB राघवाचार्य। तो बताइए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी ना, फिरोज शाह मेहता द्वारा नहीं की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? 1866 में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रानाडे के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1870 में की गई थी। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1884 में। किसके द्वारा की गई थी? ये थे सुब्रह्मण्यम अय्यर, यस अय्यर, P आनंद चार्लू, और किसके द्वारा? MB राघवाचारी। तीसरा भी हमारा नहीं सुमेलित है। चौथा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एक किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और इसमें और लोग भी शामिल थे। KT तेलंग थे, बदरुद्दीन तैयब थे, बदरुद्दीन तैयब। कब किया गया था? 1885 में किया गया था। तो हमारा तीसरा भी नहीं सुमेलित है। तो हमारा जो सुमेलित है वो हमारा हो जाएगा बी सुमेलित है ना, तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसमें दी गई सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो किया गया था ना, वो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये 1938 का जो सम्मेलन किया गया था ना, ये उसी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। तो हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, दिए गया निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह को समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? इसमें दिया गया है कि विष्णु शास्त्री पंडित, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जाम्बेकर, करसोन दास जी मलजी। तो देखिए इसमें से जो सत्य प्रकाश नामक पत्रिका जो निकाली गई थी ना, वो निकाली गई थी करसोन दास मलजी के द्वारा की गई थी। ये होगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, दिए गया है स्वतंत्रता से पूर्व की निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दिया गया है इसमें जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या। जैक्सन की हत्या कब की गई थी? जैक्सन की हत्या की गई थी 1909 में। और कौन किया था? दिसंबर 1909 में इनकी हत्या की गई थी। और उनके दिए किया गया था अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। और प्ले कमिश्नर
WC रैंड की हत्या, इनकी हत्या की गई थी 1897 में चापेकर बंदूकों के द्वारा, चापेकर बंदूकों द्वारा की गई थी। और ब्रिटिश राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाली की हत्या, इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? इनकी हत्या की गई थी 1909 में, 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा के द्वारा। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम हमला ये किया गया था 1908 में, किसको द्वारा? खुदीराम बोस के द्वारा। तो इस तरह से हमारा देखा जाए तो क्या बन रहा है हमारा बन रहा है 2 4 1 3। तो पहले पे आ जाएगा ये, आ जाएगा दूसरे पे आ जाएगा ये, तीसरे पे 1 नंबर आ जाएगा, 4 3। तो हमारा विकल्प सी से हो जाएगा 2 4 3 1। अगर अपन देखेंगे लोग, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था? दिए गए प्राचीन धर्मों की पुनर्स्थापना, अस्पृश्यता तथा जाति प्रथा की कठोरताओं का विरोध, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास। तो इसमें देखा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी थे ना, इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन धर्मों की पुनर्स्थापना थी। तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला अपन देखेंगे लोग, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया कि इसे बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। दूसरा दिया गया कि इसमें शहरी मध्यवर्ग की स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी है। इसमें हमारा कौन सही है? इसमें देखा जाए तो हमारा दोनों कथन सही है, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें लोग, दिए गया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि से संबंधित है? इसमें दिया गया कि ब्रिटिशों ने सहयोगी राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का वचन दिया। और दूसरा दिया गया कि सहयोगी राज्यों को भारतीय शासकों से संबंध हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। और तीसरा ये है, ब्रिटिशों ने सेना के लिए धन चुकाने में असमर्थ राज्यों के भूभाग पर अधिकार कर लिया। तो इसमें देखिए हमारा कौन कथन सही है? तो इसमें देखा जाए ना, हमारा तो तीनों कथन सही है। तो तीनों कथन सही है तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। और उसमें क्या था ना कि इनको जो अपने राज्य में भारतीय शासक जो थे, इनको अपने राज्य में एक रेजिडेंट भी रखना था, तो ये भी थी। तो ये हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, दिए गया है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दिए गया स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव। तो बताइए। तो इसको देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जो NG रंगा थे क्या थे? ये थे सचिव थे। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, दिए गए भारतीय हस्तशिल्प के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? तो इसमें देखा जाए तो ब्रिटेन द्वारा भारतीय माल पर भारतीय आयात शुल्क आरोपित करना, ये तो था। और दूसरा ये है भारतीय हस्तनिर्मित वस्तुओं का विदेशी वस्त्रों की तुलना में महंगा होना, ये भी था कारण। विदेशी मालों को भारत में मुक्त व्यापार छूट प्रदान करे भी था। भारत में वस्त्र उद्योगों का तीव्र विकास होना, तीव्र विकास नहीं, अगर तीव्र विकास होता तो भारतीय हस्तशिल्प का पतन ही क्यों होता? तो हमारा जो है विकल्प डी है, ये हमारा गलत है। तो यही मैं बताना था गलत ही, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। तो अगला दिया गया है कि उसमें कर दिया गया है और कर की प्रकृति दिया गया है। तो उस्र जो था, उस्र क्या था? दिया गया है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। आगे भी देख लेते हैं विकल्प। खुम्स कौन था? खुम्स था लूट से प्राप्त खजानों में हिस्सा। जकात था मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया का था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तो बताइए, तो इसमें हमारा कौन सम्मिलित है? ये उस्र जो दिया गया है ना, ये था मुसलमानों से लिया जाने वाला, गैर मुसलमानों से नहीं थे, हमारा सम्मिलित नहीं है। और खुम्स जो था ये लूट से प्राप्त धन था। जकात था मुसलमानों पर धार्मिक कर जो लगाया जाता था। जजिया था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो सम्मिलित जकात जो लिया जाता ना, ये लिया जाता मुसलमानों से लगभग 2.5% लिया जाता था, ये होता था। और खुम्स जो लिया जाता था, ये खुम्स जो है
इसका कौन 1/5 लेता था शासक और 4/5 लेते थे ये सेना में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका उल्टा कर दिया गया, 4/5 वो स्वयं रख लिया और 1/5 सेना और जनता में बांट दिया था। इस तरह 2 3 4 हमारा सुमेलित है, तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया? दिए गया जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फारूकसियर। तो देखिए इसमें देखा जाए ना तो औरंगजेब के द्वारा झरोखा दर्शन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। तो विकल्प सी। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, तुगलक स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए इमारतों में अत्यधिक मात्रा में बलुओं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और दूसरा दिया है इमारतों में सजावटी कलाकृतियों का अभाव है। तीसरा दिया है फिरोज तुगलकी इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है। तो इसमें बताना हमारा कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए तो अत्यधिक मात्रा में जो ये बलुओं पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया था, साधारण पत्थरों का प्रयोग किया गया था। साधारण पत्थर का प्रयोग किया था। कथन हमारा गलत हो जाएगा। इमारतों में सजावटी कलाकृतियों का अभाव है। अभाव जो है ये तो अभाव है, ये तो हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला जो दिया फिरोज तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा ये सलामी पद्धति का प्रयोग, इसमें क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत है, हमें लग रहा है। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। तो सजावट तो मिलता है तुगलक स्थापत्य कला में और फिरोज तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमें थोड़ा सस्पेंशन लग रहा है इसमें, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नयनार संतों के संदर्भ में सही है? दिए गए ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश, दूसरा दिए गया जात प्रथा स्वीकार, तीसरा दिया स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो कौन सी विशेषता है? ये जो नयनार संत हैं उनकी क्या विशेषता थी? उनकी विशेषता ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश ये था। व्यक्तिगत मतलब जो बीच के थे, जो ब्राह्मणवादी जो सत्ता थी बीच के थे, जो पुरोहित थे ना, उनका विरोध किया गया है इनके द्वारा। और जात प्रथा को ये लोग स्वीकार नहीं करते थे, अस्वीकार करते थे। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा सही है हमारा? गलत दिया गया, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हक़ाइक़ हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की है? हक़ाइक़ हिंदी, हक़ाइक़ हिंदी जो है ये किया गया है अब्दुल वहीद बिलग्रामी के द्वारा किया गया। तो विकल्प हमारा सही से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की विशेषता थी? दिए गए बीजापुर, बहमनी, अहमदनगर, विजयनगर। तो ये जो अमर नायक प्रणाली विशेषता है ना, ये थी विजयनगर। और ये कौन थे अमर नायक? अमर नायक जो थे ये सेनापति होते थे। इस तरह हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया? दी गया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बताइए। जिसमें देखा जाए ना तो धर्म ग्रंथों का जो फारसी अनुवाद कराया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा इनके द्वारा क्या क्या भी, इनके द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर। तो हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। और उन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने स्त्रियों के लिए जो इबादत करने की प्रथा थी और पीरों पर मज़ार पर जाने की प्रथा थी, इन्होंने उस पर रोक लगा दी कि स्त्रियां मज़ार पर नहीं जा सकती थीं। और जो ताजिए निकालने की प्रथा थी उस पर भी इनके द्वारा रोक लगा दी गई। तो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, दिए गया है सल्तनत कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दिए गए अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नकद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान था।
तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, हमारा सही कथन है। गयासुद्दीन तुगलक ने वंशानुगतता के साथ ही योग्यता को भी अधिकारियों की नियुक्ति के आधार माना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने चोरी एवं अन्य अपराधों के लिए अमानवीय दंड पर रोक लगाई, ये तो हमारा कथन सही है। और चौथा है, बलबन ने उलेमा वर्ग पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, ये हमारा गलत है। इन्होंने उलेमा वर्ग पर नहीं, जो इक्तादार होते थे उन पर नियंत्रण के लिए, इक्तादारों पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो हमारा विकल्प डी ही गलत है, तो ये भी हमें बताना है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किसने बाबर को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया? दिए गए शाह इस्माइल, दौलत खां, अहमद मिर्जा, शैबानी खां। तो इसमें देखा जाए तो बाबर जो पराजित हुआ था ना, वो शैबानी खां के द्वारा था, तो इस तरह हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि युग्म एक दिया गया विभाग और उसके जो दिए है उसका दायित्व, उसका कार्य क्या था विभाग का। तो दिया गया है कि इसमें दिया हमें देखना है कौन सा सुमेलित है। दीवान रिसालत, दीवान रिसालत जो था ना, ये धार्मिक विषय देखता था। दीवान इंसा देखता था राजकीय पत्राचार। दीवान आरिज ये सैन्य कार्य देखता था। दीवान वकूफ़ क्या देखता था? दीवान वकूफ़ जो था ना, ये सभी विभागों का खर्च का ब्यौरा रखता था, विभागों का खर्च का ब्यौरा रखता था। तो 1, 2, 4 और सोने नहीं है, तो हमारा 3 हो जाएगा, तो विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पुरंदर की संधि 1665 निम्नलिखित में से किनके मध्य संपन्न हुई थी? दिए गया मलिक अंबर और शिवाजी, राजा जयसिंह और शिवाजी, ये हमारा सही हो जाएगा विकल्प भी। ये जो पुरंदर की संधि हुई थी राजा जयसिंह और शिवाजी, तो इसमें क्या होता है, शिवाजी के द्वारा मुगलों को अपने 23 किले देने पड़े थे, 23 किले देने पड़े थे, ये हो जाएगा हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में प्रायः प्रयुक्त होने वाला पद पटोला निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता था? दिए गया रेशमी कपड़ा, सूती वस्त्र, पारंपरिक पोशाक, स्वर्ण मुद्रा। तो जो था ये पटोला शब्द था ना, ये रेशमी कपड़ा था, तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फिरोज शाह बमनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए इसने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की। तो और दूसरा दिए गए खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने हो तो एक वेधशाला का निर्माण कराया। और तीसरा दिया गया है बीदर में मदरसे का निर्माण कराया। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो इसमें देखा जाए तो बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति, एम आर सही हो जाएगा। खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया, एम आर सही हो जाएगा। और बीदर में मदरसे इनके द्वारा नहीं कराया गया था, ये किया गया था महमूद गंवा के द्वारा। तो कथन तीसरा हमारा गलत है, तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखेंगे, दिया गया है कि मुगल कानूनी कृषि व्यवस्था में प्रयोग होने वाला पोलज शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और जो पोलज शब्द है ना, पोलज शब्द जो संबंधित था, जो प्रत्येक वर्ष 2 फसलें, जो मतलब जिस भूमि में 2 फसलें उगाई जा सकती थी उसको पोलज कहते थे। तुम्हारा ये विकल्प यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, दिए गया है निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने मुस्लिम स्त्रियों के द्वारा पीरों की मज़ारों पर इबादत को प्रतिबंधित कर दिया गया था? दिए गए हैं बलबन, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जो मुस्लिम स्त्रियाँ थीं उनका जो मज़ारों पर इबादत करना था ना, उसको प्रतिबंधित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तुम्हारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए हैं निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? दिए गया इब्राहिम सरहिंदी, फैजी, राजा टोडरमल, अबुल फजल। तो जो अथर्ववेद का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था ना, ये इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया था। फैजी द्वारा क्या किया गया था? फैजी के द्वारा जो है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और अबुल फजल के द्वारा क्या किया गया था? जो अबुल फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी और अकबरनामा
की रचना की गई थी। और टोडरमल क्या था? टोडरमल तो वित्त मंत्री थे अकबर के। विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूबे मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? दिए गए मुल्तान, बीजापुर, काबुल, गोलकुंडा। तो अकबर के साम्राज्य जो शामिल थे वो थे मुल्तान और काबुल, जबकि बीजापुर और गोलकुंडा इसको जो है औरंगजेब के द्वारा अपने राज्य में मिलाया गया था। तो हमारा विकल्प सही कौन सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में संकलित ग्रंथ जवाबित या आलमगीरी की विषय वस्तु है? राजकीय नियम एवं आदेश, ये हमारा सही हो जाएगा। जवाबित या आलमगीरी की जो विषय वस्तु है ना, राजकीय नियम आदेश है। और ये किसके आदेश पर इसको लिखा गया था इस ग्रंथ को? ये था औरंगजेब के आदेश पर। ये औरंगजेब के काल में इसकी रचना हुई थी। तो ये हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, बहमनी के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सूफी संत गेसूद राज के संपर्क में रहने के कारण वली कहा जाता था? तो दिए गया है कि मोहम्मद शाह प्रथम, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। तो इसमें जो अहमद शाह प्रथम थे ना, इन्हीं को कहा गया है वली कहा जाता था। इनका शासन कब से कब तक था? इनका शासन था 1422 से 1436 में। और इन्हीं के शासनकाल में जो राजधानी थी वो बीदर में लाई गई थी। तो पहले जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा में थी। उसके बाद कहाँ चली गई? उसके बाद चली गई हसानाबाद में। हसानाबाद में फिर अहमद शाह प्रथम के द्वारा इसको लाया गया बीदर में। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिए गया है कि कौन से युग में हमारे सुमेलित हैं, हमें देखना है। तो युग में दिए गए हैं, दिए गया हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है ना, ये लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। तो ये हमारा सही है। तो तारीख़ रसीदी, तारीख़ रसीदी किसके द्वारा लिखा गया? अब अब्बास खां शेरवानी द्वारा नहीं की गई है, ये रचना की गई है मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलात के द्वारा लिखी गई। तो हमारा दूसरा सुमेलित नहीं है। और जो तीसरा दिया गया है मुंतखब उल तवारीख जो रचना की गई है किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा की गई ना। तो हमारा हो जाएगा। और तीसरा बादशाहनामा की रचना कौन किया था? बादशाहनामा की रचना की गया था अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। तो हमारा पहला और तीसरा सुमेलित है, दूसरा चौथा नहीं। तो हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग। दिए गया है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बौद्ध दिए गए कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्वेच्छा से प्रवेश का अधिकार था। बौद्ध दर्शन में संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया है। तो अगला देखेंगे कहाँ तक है। तीन ही कथन हमारे दिए गए हैं। तो इसमें देखा जाए तो हमारा कौन सा कथन सही है? कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी थे, तो हमारा सही हो जाएगा ना। और स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्वेच्छा से प्रवेश का अधिकार था। तो स्वेच्छा से नहीं, स्त्रियों को यदि उनकी शादी नहीं हुई तो अपने पिता से, अगर शादी हुई तो अपने पति से आज्ञा लेकर ही वो बौद्ध संघ में उनके लिए आना था। तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा तो बौद्ध दर्शन में संपूर्ण विश्व को प्राण, भाई बौद्ध में नहीं माना गया, ये जैन में माना गया है, जैन दर्शन में। तीसरा में गलत हमारा केवल एक सही ना। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है गुप्त काल में सार्थवाह पद का प्रयोग निम्नलिखित में किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता था? दिया गया शहर का व्यापारियों का संगठन, वणिक संघ का प्रधान, शिल्पियों का संगठन। तो सार्थवाह शब्द था वो किया जाता था वणिक संघ के प्रधान के लिए किया जाता था। और व्यापारियों को जो समिति होती थी, व्यापारी समिति क्या कहा जाता है? निगम कहा जाता था। जो निगम का प्रधान होता था, निगम का प्रधान, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे श्रेष्ठी। तीसरा हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है
निम्नलिखित में से किस प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली कहा गया है? दिए गए हैं आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, अंगुत्तर निकाय, विशुद्धमक, सुत्त निपात। तो इसमें देखा जाए ना कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो है सुत्त निपात। सुत्त निपात में गाय को भोजन, रूप, सुख देने वाली कहा गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गया है कि वैदिक कालीन प्रसिद्ध दशराग युद्ध निम्नलिखित में किस नदी के किनारे हुआ था? दिए गए परसोड़ी, सरस्वती, गोमल, कुभा दिए गया। तो किस नदी किनारे हुआ था? ये हुआ था परसोड़ी नदी किनारे। जो इसका आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम रावी है। तुम्हारा विकल्प ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गए हैं मौर्यकालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहले दिए गए सांचों की सहायता से बड़े पैमाने पर मृण मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। दूसरा दिए गए चट्टानों को काटकर गुफा निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। तो देखिए इसमें हमारा कौन सही होगा? तो इसमें तो ये जो सांचे की सहायता से मूर्ति निर्मित की जाती थी ना, ये मौर्य काल की नहीं थी, ये मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल में। तो कथन हमारा गलत है पहला। दूसरा जो हमारा सही है कि चट्टानों को काट कर गुफा का निर्माण किया जाता था। और सबसे प्राचीन गुफा कौन है? सबसे प्राचीन गुफा है बराबर की गुफा। तो हमारा विकल्प बी से हो जाए केवल दो। अगला प्रश्न है। दिए गए सातवाहन कालीन प्रशासनिक अधिकारी गौलमिक निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करता था? दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन, वन विभाग का प्रधान, उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। इसमें देखा जाए तो गौलमिक था ना सातवाहन शासक में, ये था ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित था। और जो गौलमिक था ये एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था। गौलमिक जो होता था ये सैन्य टुकड़ी का प्रधान भी होता था, सैन्य टुकड़ी का प्रधान। और जो सैन्य टुकड़ी होती थी इसमें कौन कौन होते थे? इसमें होते थे 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे और 45 पैदल सैनिक होते थे, 45 सैनिक होते थे। तो इस तरह हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था? दिए गया सन्निधाता, समाहर्ता, प्रदेष्टि, प्रशास्ता। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो जो मौर्य काल में कर निर्धारण किया जाता था ना वो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। जो सन्निधाता कौन था? सन्निधाता था ये जो राजकीय कोषागार था, राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था ये। इस तरह हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गया निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था? दिए गया है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो जो सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील थी ये करवाया गया था निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और अशोक के जो राज्यपाल था, अशोक के राज्यपाल के द्वारा इसकी मरम्मत भी करवाई थी। कौन था ये? तुषास्प के द्वारा। और रुद्रदामन के द्वारा भी इसकी मरम्मत कराई गई थी। तो इस तरह हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गया है निम्नलिखित में से किन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में किया गया था? मंदिर दिए गए हैं दशावतार मंदिर देवगढ़, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, विष्णु मंदिर तिगवा, पार्वती मंदिर नचना कुठार। तो दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया गया था गुप्त काल में। और कंदरिया महादेव मंदिर जो था ना ये कंदरिया महादेव मंदिर है जो ये कराया गया था चंदेल शासक के द्वारा। चंदेल शासक उसमें कौन थे? उसमें थे धंगदेव के द्वारा कराया गया था। तो ये नहीं हो जाएगा। विष्णु मंदिर तिगवा का निर्माण करवाया गया था। पार्वती मंदिर नचना कुठार कर। इस तरह हमारा 1, 3, 4 सही हो जाएगा। तुम्हारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है महाजनपद दिया गया है और उनकी राजधानी दी गई है। तो हमें इसको सम्मिलित करना दिया है। तो हमारे विकल्प दिए गए हैं। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी।
मल्ल की राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी थी कुशीनारा। नहीं, एक मिनट, गलत हो गया। अंग की राजधानी चंपा थी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3, 2, 1, 4। तुम्हारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग। दिए गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में या प्राकृत भाषा में नहीं की गई है? दिया गया है गाथा सप्तशती, बृहद कथा, सम्रादित्य कथा, कथा सरित सागर। बताइए। इसमें जो है कथा सरित सागर की रचना की गई ही संस्कृत में की गई है। इसकी रचना जो की गई सोमदेव, कश्मीर के निवासी से सोमदेव, उनके द्वारा की गई थी। गाथा सप्तशती जो थी इसकी रचना की गई थी हाल के द्वारा। बृहद कथा जो थी ये की गई थी गुड़ाढ़ के द्वारा। गुड़ाढ़ के द्वारा की गई थे। सम्रादित्य कथा इसके लेखक थे हरिभद्र। तो इस तरह हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपत शिव की मुहर में निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है? दिए गए हाथी, गैंडा, बाघ, गाय। तो इसमें देखा जाए तो गाय का उल्लेख नहीं है। जो पशुपति शिव की मुहर मिली है ना, उसमें गाय का चित्र नहीं बना है। इसमें बना जैसे हाथी बना है, गैंडा बना है, बाघ बना है, और भैंसा का बना है, हिरन का बना है, बकरा का बना है, खरगोश का बना है, और बैल का बना है। तो इस तरह हमारा डी सही होगा कि गाय का चित्र नहीं मिलता है मुहर पर। अगला प्रश्न है, दी गई निम्नलिखित में किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया तथा यह बताया कि उसका भरण पोषण 100 गाँवों के राजस्व से होता था? तो इसमें देखा दिए गए फायान, वेनसांग, चाउ जुगुआ, मातवान लिन। तो इसमें देखा जाए तो ये वेनसांग के द्वारा इसका उल्लेख किया गया। वेनसांग कब आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और इसकी पुस्तक है सीयू की पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा, उसी में उल्लेख किया गया है। और फाहियान कब आया था? फाहियान आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये गुप्त सम्राट थे लगभग 670 ईस्वी में। ये 670 नहीं आए थे। इत्सिंग के द्वारा भी यात्रा की गई थी 670 ईस्वी में। ये भी चीनी यात्री था। तो इस तरह हमारा विकल्प पीछे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए प्राचीन भारत में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। और दूसरा कथन दिया गया इस काल में दीवानी और फौजदारी विधियों का पृथक्करण किया गया। तीसरा दिए शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? गुप्त काल के संदर्भ में देखा जाए तो प्राचीन भारत में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, हमारा सही हो जाएगा। दीवानी फौजदारी विधियों का पृथक्करण किया गया, हमारा सही हो जाएगा। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, हमारा सही होता है। इस तरह हमारा तीनों सही, विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है निम्नलिखित में से कौन 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक एवं कोंकण क्षेत्र में स्थित कदम वंश का संस्थापक था? ठीक है, सिंह विष्णुवर्धन, मयूर सरवन, दंतिवर्मन। बताइए। जो कदम वंश के संस्थापक थे ना, ये थे मयूर सरमन। मयूर सरमन का शासनकाल कब से कब तक था? ये था 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक था। और ये पहले क्या थे? पल्लवों के अधीन थे। ये पल्लवों के अधीन शासन करते थे। तो और इनकी जो वंशावली मिलती है हमें तालगुंड अभिलेख से मिलती है। तालगुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तालगुंड अभिलेख से मिलती है। तो इस तरह हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला विकल्प प्रश्न देखें हम लोग। दिए गए हैं ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ठीक है, सप्तम मंडल, अष्टम मंडल, नवम मंडल, दसम मंडल। तो दसम मंडल जो है ना, इसी में
चतुर्वर्ण व्यवस्था का हमें उल्लेख मिलता है। तो इस तरह हमारा विकल्प, और इसको क्या कीजिए थे, सबसे बाद में कौन से मंडल जोड़े गए, सबसे बाद में पहला एवं 10वां मंडल जोड़ा गया था, ये सबसे नए हैं, जोड़ा गया। इस तरह हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखेंगे हम लोग, दिए गया है निम्नलिखित में से कौन से भारत के साथ मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम थे। तो इसमें दिया गया है शिरस्त्राण और बूट का प्रचलन, ये तो था, प्लस हो जाएगा। छत्र प्रणाली का विकास, ये भी हमारा था। वनस्पति शास्त्र का विकास, वनस्पति शास्त्र का जो ज्ञान था ना, ये नहीं, ये तो भारतीय ज्ञान है। ये जो चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में ना, इसकी जो यूनानी के द्वारा कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इसके जो ये जो शास्त्र थे, इसके रचयिता कौन थे, चरक थे और सुश्रुत थे, ये भारतीय थे। तीसरा गलत हो जाएगा, लगाम और जीन का प्रयोग हमारा हो जाएगा, ये सही है। तो 1 2 4 तुम्हारा विकल्प कौन सा बन रहा है, विकल्प डी बन रहा है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित में से कौन आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। दिए गया है मक्खली घोषाल, पूरन कश्यप, पकुत कच्चायन, अजित केस कम्बलिन। तो बताइए, इसमें जो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे ना, वो थे मक्खली घोषाल थे। इस तरह हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन किया गया। तो उसमें दिया गया प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत। इसमें देखा जाए तो विनय पिटक एवं सुत्त पिटक जो संकलन किया गया था, वो किया था प्रथम बौद्ध संगीति में, ये था। ओके, ये हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसमें दिया गया है रचना दी गई है और उनके रचयिता दिए गए हैं। तो देखा जाए इसमें से कौन कौन सुमेलित हैं। बृहद संहिता दिया गया है। तो बृहद संहिता जो है, इसकी रचना की गई थी वराहमिहिर के द्वारा की गई थी ना। ये किससे संबंधित थी, ये खगोल विज्ञान से संबंधित है, खगोल से संबंधित है। अष्टाध्यायी पाणिनि, ये क्या है, ये व्याकरण है। सूर्य सिद्धांत पतंजलि द्वारा नहीं किया गया था, पतंजलि द्वारा ये किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। ये क्या है, ये खगोल शास्त्र है। मृच्छकटिकम सूत्र के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह का हमारा क्या मिल रहा है, हमारा मिल रहा है 1 2 4, तुम्हारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला अपन देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो उसमें देखा जाए तो दिए गया है प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना जो की गई थी ना, ये नागपुर अधिवेशन नहीं की गई थी, ये की गई थी काकीनाडा अधिवेशन में, काकीनाडा अधिवेशन की गई थी। इसका अधिवेशन कब हुआ था, 1923 में हुआ था। तो हमारा दूसरा हो जाएगा। कांग्रेस का नेतृत्व एक वर्किंग कमेटी के साथ हो गया, हमारा सही है। कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को घटाकर 25 पैसा किया गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तुम्हारा 1 2 1 3 4 हमारा सही हो रहा है। तो 1 3 4 देखेंगे, तुम्हारा विकल्प कौन सा बन रहा है, विकल्प हमारा बी बन रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में तर्क और विवेक के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हेतु आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो उसमें विकल्प दिए गए श्री नारायण गुरु, वीरेशलिंगम पुत्तलू, ईवी रामास्वामी नायकर, CN मुदलियार। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा नहीं, आत्मसम्मान आंदोलन दिए गए ना, आत्मसम्मान जो है ये ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, इनको ही इनको ही पेरियार कहा जाता है। और कब हुआ था, 1920 में हुआ था, 1920 में। तो तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें बोलो, ब्रिटिश भारत में नील की कृषि करने वाले कृषकों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया है।
इस नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दिए गए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र कुमार घोष, दीनबंधु मित्र। बताइए। तो इसकी जो रचना की गई थी ना, इसकी रचना की गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण नामक जो नाटक है दीनबंधु मित्र के नाम, विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए। झांसी का विलय कब किया गया था? झांसी का विलय किया गया था 1853 में। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था ये कब आया था? ये 1856 में आया था। संथाल विद्रोह जो था ये 1856 हुआ था। और पील आयोग का गठन 1857 में किया गया था। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 1 3 2 4। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो इसमें देखा जाए तो जो आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना, वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनके द्वारा जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई, तो हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित है? दिए कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, जॉन शोर, लियो कार्टिस। तो इसमें देखा जाए ना तो जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित थे तो जॉन शोर थे। और कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो जो थे ये किससे संबंधित थे? ये थे रैयतवाड़ी व्यवस्था थे। तो हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिए गए हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो दिए गए 1660, 1662, 1664, 1668। तो देखा जाए तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 में की गई थी ना। और क्या थी, ये सरकार पर निर्भर थी, पूरी तरह सरकार पर पूरी तरह निर्भर थी ये। और यही जो सरकार पर इसकी निर्भरता थी यही उसके पराजय का कारण बना बाद में। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, मानले मिंटो सुधार 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया है, इसका उद्देश्य नरमपंथी राष्ट्रवादियों को भ्रमित करना था। तो तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा दिए गया, इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली आरंभ की गई। तो भी हमारा सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, ये नहीं, द्विसदनीय विधायिका जो थी ना वो मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम जो आया था 1919 का, उसके द्वारा किया गया था। तो हमारा जो मानले मिंटो सुधार अधिनियम 19 के अंतर्गत 1 और 2 जो कथन हमारे सही हैं, ये हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के उद्देश्य से इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया? दिए गए बेलेजली, लिटन, कर्जन, मिंटो द्वितीय। तो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो लाया गया था ना, ये लाया गया था 1904 में। किसको द्वारा लाया गया था? कर्जन के द्वारा लाया था। बिल्कुल हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कानपुर षड्यंत्र के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो इसमें दिया गया है मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, मानवेंद्र नाथ राय, बेन ब्रैडले। तो इसमें बताइए। तो इसमें देखा जाए ना तो बेन ब्रैडले जो थे ये मेरठ षड्यंत्र से संबंधित थे। तो ये हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों उनके सहयोगों को दिया। तो तुम्हारा सही हो जाएगा। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, भी हमारा सही हो गया। और इसके साथ साथ टीपू जो था, टीपू अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास रखा था। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सही हो जाएगा? हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिए गए मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? दिए 1878, 1880, 1882, 1884।
तो जो मद्रास महाजन सभा है ना, इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एम बी राघवाचारी थे, सुब्रह्मण्यम अय्यर थे, पी आनंद चार्लू थे। तो इस तरह हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? इसमें दिए गया लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1917, मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1933। तो जो मदन मोहन मालवीय द्वारा अध्यक्षता की गई थी था लाहौर अधिवेशन 1909। और इसी में क्या किया गया था? इसी में जो पृथक निर्वाचन मंडल वाली व्यवस्था थी, पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार किया था, व्यवस्था को अस्वीकार किया गया था। तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, कथन कारण से है। तो कथन दिए गए, ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा नीति के अंतर्गत महिला शिक्षा की उपेक्षा की गई। कारण दिया गया कि ब्रिटिश सरकार रूढ़वादी भारतीयों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो उसमें देखा जाए हमारा कथन भी सही है और कारण सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही है। तो इसमें क्या मतलब सही है? इस तरह हमारा विकल्प कथन भी सही है, कारण सही है, तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार में अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं। यह पुस्तक निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई है? दिए गए फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिब्रू। तो इसमें देखा जाए ना, तो ये जो पुस्तक थी एकेश्वरवादियों को उपहार, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी और 1814 में इनके द्वारा क्या किया गया था? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। इस तरह हमारा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, देखिए अंग्रेजों द्वारा की गई यानदबू की संधि निम्नलिखित में किस युद्ध का परिणाम थी? दिए प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो जो यानदबू संधि की गई थी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय की गई थी। अब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1824 से 26 के बीच में हुआ था। तो हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित संगठनों में से किनकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी? दिया गया है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, ये तो किया गया था। अखिल भारतीय एक कब किया गया था इनके द्वारा? 1942 में किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1924 में किया गया था ना इसके सपना। अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये नहीं किया गया था, ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कब किया गया था ये? महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? ये किया गया था 1932 किया गया था ना। और समाज समता संघ इनके द्वारा किया गया था 1927 में। इस तरह 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो हमारा डी सही विकल्प है। अगला अपन देखें हम लोग, दिए गए हैं वर्ष 1917 में होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो दिए गए रविंद्रनाथ टैगोर, चिमनलाल सीतलवाड़, एस सुब्रह्मण्यम अय्यर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो नाइट की उपाधि जो त्यागी की गई थी एस सुब्रह्मण्यम अय्यर के द्वारा की गई थी। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। और उसमें गिरफ्तार किसको किया गया था? जो होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी इसमें कौन था? इसमें थे एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हुई थी, जॉर्ज अरुंडेल थे, बीपी वाडिया थे, ये थे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की थी? दिए किया है गोपाल कृष्ण गोखले, बरामजी मालाबारी, एन.एम. जोशी, वीरेशलिंगम पुत्तलू। तो देखा जाए तो सेवा सदन की जो नामक समाज सुधार संगठन की स्थापना की थी बरामजी मालाबारी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये 1908 में की गई थी।
और उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के संबंध में तीव्र आवाज़ उठाई थी। तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग। देखिए, वर्ष 1937 के चुनाव के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? दिए गए संयुक्त प्रांत, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा। तो देखिए इसमें कौन सही होगा। इसमें जो संयुक्त प्रांत उड़ीसा में कांग्रेस के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया था। पंजाब में किया गया था यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा। बंगाल में किया गया था कृषक प्रजा पार्टी। और दोनों जगह बंगाल में और पंजाब में मुस्लिम लीग का भी सहयोग से बनाई गई थी। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी अकेले नहीं सरकार बनाई थी, दोनों जगह पर मुस्लिम लीग भी इनके द्वारा मतलब इनके साथ थी। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। इसमें दिया है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें देखा जाए तो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह की स्थापत जो है दीन पनाह की स्थापना की गई थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा दूसरा भी हमारा। तीसरा देखेंगे हम लोग जहांगीर दिए गए जामी मस्जिद। ये जामी मस्जिद जो है ना, ये बाबर के द्वारा किया गया था। शाहजहाँ के द्वारा मोती मस्जिद। इस तरह हमारा जो नहीं सुमेलित है ना वो सी हो जाएगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहकर संबोधित करता था? दिए गए चंगेज खां, तैमूर लंग, तर्मासरीन, इमादुद्दीन रेहान। तो देखिए इसमें से ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कौन कहता था? ये कहता था चंगेज खान जो है ना, ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। और चलिए ठीक है, हमारा एक विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? दिए गया है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें देखा जाए तो राग दर्पण की जो रचना की गई थी या फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था ना, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। तो इस तरह हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग। दिए गया है मुगल खान उत्तराधिकार के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। दिए गया है देवराई, बहादुरपुर, सामूगढ़, धर्मत। बहादुरपुर का युद्ध जो है देवराई को पहले देते हैं। देवराई युद्ध कब हुआ था? देवराई का युद्ध हुआ था ये 1667 में हुआ था। ये था औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया था। और बहादुरपुर की युद्ध जो हुआ था ना, ये फरवरी 1658 को हुआ था। सामूगढ़ जो था ये मई 1658 में लड़ा गया था। धर्मट की युद्ध था ये अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। तो इस तरह अगर हम मिलाएंगे हम लोग, क्या आएगा? पहले आ जाएगा हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इस तरह क्या बन रहा है हमारा बन रहा है 2 4 3 1। तो हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग। मुगल काल में प्रचलित इजारा व्यवस्था निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? दिए गया राजस्व ठेकेदारी प्रथा, बटाई पद्धति, कृषि ऋण मुक्त व्यापार। तो जो इजारा व्यवस्था थी ये थी राजस्व ठेकेदारी प्रथा। किसके द्वारा लगाए गए थे? ये जो बंगाल में थे ये जहांदार के द्वारा लगाया गया था। जहांदार शाह जो था ये मुगल शासक था, इसके द्वारा बंगाल में लगाया गया था इजारेदार प्रथा। तो हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान की थी? दिया गया है गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो इसमें देखा जाए ना, जो अकबर है ये गुरु रामदास से प्रभावित होकर उनको 500 बीघा की ज़मीन दी थी। ठीक है। और अमरदास ने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था, ये थे। अर्जुन देव आदि ग्रंथ का इनको द्वारा संकलन किया गया था। अंगद जो थे ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। ये बना दे।
तो इस तरह हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था। दिया गया उदयराज, विजयराज, गंगाधर, माधव। तो इसमें देखा जाए ना, जो उदयराज थे महमूद बेगड़ा के दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा क्या रचित किया गया था? इनके द्वारा किया गया था महमूद सुरतरन चरित की रचना की गई थी। इसमें महमूद बेगड़ा का जो है महिमा मंडन किया गया है। इस तरह हमारा विकल्प कैसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। दिया गया रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो इसमें जो विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे वे थे रामानुजाचार्य। तो इस तरह हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। मध्वाचार्य क्या थे? मध्वाचार्य थे, इनके द्वारा किया गया था द्वैतवाद, ये द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत के प्रतिपादक थे, द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य ये थे शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक थे। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अकबर कालीन पांडुलिपि रजमनामा में निम्नलिखित में से किसके चित्र मिलते हैं। ठीक है, बसावन, दसवंत, दौलत, पिसनदास। तो अकबर कालीन जो पांडुलिपि थी, रजमनामा जो थी, इसमें दसवंत के चित्र मिलते हैं। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और अकबर के काल में जो थे कौन थे? अकबर के काल जैसे मुगल काल में जो चित्र थे, मीर सैयद अली थे, दसवंत थे, बसावन थे, ख्वाजा थे, अब्दुल समद थे, मुकुंद थे। ये मुगल कालीन चित्रकार थे। तो लिख दे रहे हैं यहाँ, मुगल कालीन चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुल समद, मुकुंद। ये मुगल कालीन चित्रकार थे। तो विकल्प हमारा बीस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दी गया निम्नलिखित में से किसे उसकी असीम उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। दिए गए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, गैसुद्दीन बलबन। तो लाख बख्श किसको कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसके द्वारा ही किया गया तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, और 1206 से 1206 में इनके द्वारा शासन किया गया था, और गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दी गया निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दी गया बिल्लाल भूस्वामी होते थे, तुम्हारे सुमेलित हैं। उड़वार हलवाहा होते थे। कड़ैसियार भूमेन मजदूर होते थे। एनियर क्या होते? एनियर जो होते थे ना, ये शिकारी थे, ये शिकारी जाति है। और पुलैयन कौन थे? पुलैयन जो थे हमारा, ये चारपाई बनाने वाले थे। इस तरह हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। दिए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयागप्रशस्ति अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो विशुद्ध संस्कृत भाषा का जो उल्लेख है ना, ये रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और इसका समय क्या है? इसका समय है 150 ईस्वी, लगभग 150 ईस्वी में ये उत्कीर्ण कराया गया था। तो अगला प्रश्न देखेंगे लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चेर शासक को लाल चेर की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, उदयन जेरल, नेदुन जेरल आदन, सेनगुट्टवन, आदि की मान। तो इसमें जो लाल चेर की उपाधि दी गई थी वो थी सेनगुट्टवन को दी गई थी। तो हमारा सी से विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन ग्रंथ तिरुकुरल की विषय वस्तु है। दिए गए दार्शनिक विचार एवं सूक्तियाँ, व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र, सामाजिक एवं व्यावसायिक वर्गों के लिए आचार नियम, वीर पुरुषों की कीर्ति दी गई। तो बताइए तिरुकुरल जो है क्या था? इसमें जो तिरुकुरल का विषय था ना, वो दार्शनिक विचार एवं सूक्तियाँ थी। और तोल्काप्पियम क्या था? ये
तोलका पीएम भी मतलब रचना की गई थी। तो तोलका पीएम की जो विषय वस्तु वो व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र था। तोलका पीएम ये था। और इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता तोलका पियर थे। तोलका पियर थे ये था। इस तरह हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। और इसके अलावा भी जैसे दो ग्रंथ थे, यहाँ पर जाना बहुत जरूरी है इसका। शिलापदिकारम और मणिमेखलय, ये क्या है? ये हैं तमिल महाकाव्य। तो इस तरह हमारा विकल्प कैसे हो जाएगा? अगला प्रश्न देखते हम लोग। दिए गए आदि पुराण के लेखक जिनसेन निम्नलिखित में से किसकी राजसभा में निवास करते थे? दिए गया है दंतिवर्मन, गोविंद तृतीय, किस तिथि, अमोघ वर्ष। तो देखा जाए तो आदि पुराण के लेखक जिनसेन जो थे ये अमोघ वर्ष के दरबार में आते थे। अमोघ वर्ष का थे ये राष्ट्रकूट शासक थे। और राष्ट्रकूट जो शासन था उसके थे संस्थापक थे दंतिवर्मन संस्थापक थे। इस तरह हमारा विकल्प टी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दिए गया है धर्मोपदेश के लिए पाली भाषा का प्रयोग। दूसरा दिया गया किसी व्यक्ति के उच्च या निम्न कुल में जन्म का आधार पूर्व जन्म के कर्म। तीसरा दिया गया किसी कार्य की वर्जना। तो इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें दिया गया है कुछ जैन धर्म के संदर्भ में जो उनकी भाषा प्रयोग की गई थी पाली नहीं थी, प्राकृत थी। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। और किसी व्यक्ति की उच्च या निम्न कुल में जन्म का आधार पूर्व जन्म, क्योंकि इनके द्वारा जो है पूर्व जन्म के कर्म पर विश्वास किया जाता था। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। कृषि कार्य की वर्जना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। कृषि कार्य की वर्जना क्यों करते थे? क्योंकि मानते थे कि कण कण में जीव हैं, अगर कृषि कार्य करेंगे तो वहाँ पर जीव की हत्या होगी। तो हमारा कौन सा 2 और 3 सही है, तुम्हारा हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हम लोग। दिए गए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? दिए गए महास्थान अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख, सारनाथ अभिलेख। तो जो आर्थिक व्यवस्था मिलती है ना वो मिलती है रुम्मनदेही अभिलेख से। और कौशाम्बी अभिलेख भी है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता था। ये रानी का अभिलेख भी कहा जाता है क्योंकि इनको जो रानी कारुवाकी थी ना उनके द्वारा दान देने का उल्लेख किया गया है इसमें। ये हो जाएगा हमारा। इस तरह हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए थे? दिए गया चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो बीड़ा वादन जो किए है ना, बीड़ा वादन सिक्कों पर बीड़ा वादन का जो चित्र अंकित किया गया है वो किया गया समुद्रगुप्त के द्वारा। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में कौन है? देखिए पांडुरंग वामन काड़े, के नीलकंठ शास्त्री, के जायसवाल, डी कौशाम्बी। तो देखिए इसमें कौन सा सही है? तो जो सामाजिक नियम और आचारों का विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है ना ये किया गया पांडुरंग वामन काड़े के द्वारा किया गया है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल नवदा टोली निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? दिए गोदावरी, नर्मदा, घग्गर, परौरा। तो देखा जाए जो नवदा टोली है ना ये नर्मदा नदी के किनारे पर है। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दिए गया कि यदि अंग्रेजी संसद की इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? दिया राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो, द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो ये जो कथन है ना कथन ये राजा राम मोहन राय का है। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। तो इनके द्वारा क्या किया था? राजा राम के द्वारा देखा जाए तो भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी।
1820 में क्या किया था? 1820 में इनका था प्रीसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। तो विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, ब्रिटिश भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये कब से लड़ गए? 1749 से 1754 के बीच में लड़ा गया था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लिया गया था 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब लड़ा गया था? ये 1803 से 1805 में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये लड़ा गया था 1848 से 1849 के मध्य। तो अगर इसको हम देखेंगे क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4। तो हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? दी गई 1788, 1800, 1802, 1804। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी ना, वो की गई थी 1800 में। तो विकल्प हमारा पीछे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, देखिए दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा दिया गया ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। तीसरा दिया गया इन्होंने पारसी भाषा में राष्ट्रगोप्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। बताइए तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? इसमें देखा जाए तो पहला हमारा कथन सही है, इनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दूसरा ये ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा दिया इन्होंने पारसी भाषा में नहीं, ये था गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, हमारा एक और दो सही तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में जारी की गई कनिंघम सर्कुलर का उद्देश्य था? तो कनिंघम सर्कुलर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जारी किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? पहला दिया गया कि छात्रों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो था इसमें इसका उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य था कि जो आंदोलन चल रहा था उसमें छात्रों की भूमिका को सीमित करना था। इसमें मतलब व्यवस्था किया गया था कि जो भी छात्र इस आंदोलन में भाग लेंगे तो उनको स्कूल से जो है सरकारी सहायता जो मिलती थी वो सहायता बंद कर दी जाएगी। तो हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंजुमाने मुहिब्बान वतन नामक संगठन की स्थापना की थी? दिए गए सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, रशीद अहमद गंगोही, सर सैयद अहमद खां। बताइए तो इसमें जो है ना ये अंजुमाने मुहिब्बान वतन की स्थापना जो की गई थी सरदार अजीत सिंह के द्वारा। इनके द्वारा एक अखबार में निकाला गया था भारत माता नाम से, भारत माता नामक अखबार भी निकाला गया था। तो हमारा विकल्प ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था? दिए गए श्री नारायण गुरु, E.V. रामास्वामी नायकर, के कलप्पन, K.P. केशव मेनन। बताइए तो ये मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर जो नारा दिया गया था ना, श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा जो है ना 1888 में एक आंदोलन चलाया गया था। क्या था? अरब्बी पुरम आंदोलन। और ये केरल के एझवा जाति से संबंधित है, केरल के एझवा जाति से थे। विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, भारत में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी के मध्य लड़े गए वांडीवास के निर्णायक युद्ध में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? ठीक है, हेक्टर मुनरो, जनरल आयरकोट, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर वेलेस्ली। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें देखा जाए ना जो वांडीवास युद्ध था इसका नेतृत्व किसके, जनरल आयरकोट के द्वारा किया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये किया जा रहा था काउंट डी लाली के द्वारा, अगला प्रश्न देखेंगे लोग, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नर बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया? दिए गए ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, डलहौजी। बताइए तो ये
हार्डिंग द्वारा जो है नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए जो प्रथा का इसका प्रतिबंधित किया गया था ना, ये हार्डिंग द्वारा किया गया था। और इनका शासनकाल ये थे, ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो हार्डिंग के द्वारा नरबली प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसमें देखा जाए दिया गया राजा महेंद्र प्रताप, राम मनोहर लोहिया, चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण। तो जो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी वो की गई थी चित्तू पांडे के द्वारा। कब की गई थी ये? अगस्त 1942 में। केवल एक सप्ताह के लिए की गई थी, एक सप्ताह के लिए। इस तरह हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। तो ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आगे भी हम लोग लाएंगे, टेस्ट लाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा संस्कृति IAS का जो UPPSC का टेस्ट है, तो हम लोग GS वर्ड का सॉल्व करेंगे, उसके बाद दृष्टि करेंगे। तो इस तरह हम लोग सभी टेस्ट को सॉल्व कर देंगे और परीक्षा से पहले सॉल्व कर देंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।